मसरूर भाई मुझसे सिर्फ 2 साल बड़े थे। वो छोटी बहन होने के नाते मेरा बहुत ख्याल रखते। मैं भी अपने भाई को दिल से चाहती थी, हर वक्त उनकी सलामती की दुआएं किया करती। मसरूर भाई ने तालीम मुकम्मल कर ली तो प्रैक्टिस में आ गए। उन्होंने LLB किया था। घर के ऊपर एक कमरा बना हुआ था, उसको दफ्तर बना लिया। वो शाम को इस कमरे में जाते तो सुबह के 4 बज जाते। वकालत पेशा ही ऐसा है, इस मैदान में कदम जमाने में ही 5-6 साल लग जाते हैं, अपनी मुनफरद शख्सियत और साख बनाने में। इसके बाद आमदनी के दरवाजे खुलने लगते हैं, बस शर्त यह कि मेहनत जारी रहे। मसरूर भाई का जो ख्वाब था वो उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से पूरा किया और एक कामयाब वकील बनकर दिखाया। इस मेहनत के पीछे भी एक कहानी है। जिन दिनों वो FA में थे, वालदा ने उनकी मंगनी अपने भाई की बेटी रहमा से कर दी। रहमा एक नाजुक सी खूबसूरत लड़की थी, 8वीं की तालबा थी। अक्सर मामू मानी हमारे घर आया करते थे, वो भी साथ होती। वो भाई मसरूर को पसंद करने लगी। मेरे भाई भी इसे दिलो जान से चाहने लगे। दोनों की चाहत देखकर वालिदैन ने फैसला किया कि इनकी मंगनी कर देनी चाहिए। मंगनी हो गई। अम्मी का ख्याल था कि लड़की मैट्रिक और मसरूर BA कर लेगा तो शादी कर देंगे। भाई भी दिन गिन रहे थे, कब वो घड़ी आएगी जब रहमा उनकी दुल्हन बनकर घर आ जाएगी। ये बात इतनी यकीनी थी जिसे पत्थर पर लकीर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक रोज मुमानी खुद इस पत्थर की लकीर को मिटा डालेंगी। भाई ने BA मुकम्मल कर लिया और रहमान ने मैट्रिक। अम्मी अब्बू ने मामू मानी से बच्चों की शादी का तकाजा किया, लेकिन उन्होंने अजीब बात कर दी। मुमानी कहने लगी, बेशक मसरूर ने BA कर लिया है, लेकिन कमाने के लायक तो अभी भी नहीं हुआ। कोई प्रोफेशनल डिग्री तो नहीं है आपके बेटे के पास। नौकरी मिली भी तो साहब बाबू नहीं लग जाएगा। गर्ज उन्होंने ऐसी बातें की कि अम्मी अब्बू दम बखुद रह गए। मसरूर को बताया, तुम जल्दी शादी की बात करते हो और वो ऐसा कह रहे हैं। मसरूर ने फोन पर रहमा से पूछा, ये क्या बात है? तुम्ही ने कहा था कि अब ज्यादा इंतजार नहीं होता, शादी में देर न लगाओ और इंतजार नहीं कर सकती। अब तुम्हारे वालिदैन अलग से बातें कर रहे हैं। रहमा ने बिल्कुल गैर मुतवक्का जवाब दिया, हाँ तो वो ठीक ही कह रहे हैं। जब तक तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी नौकरी कैसे मिलेगी? तो भाई वकालत बाद में पढ़ता रहूंगा। कहने लगी, नहीं अभी पढ़ो तो बात है। रहमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मसरूर भाई का जोश ठंडा पड़ गया। दाखिले शुरू थे, जाकर दाखिला फॉर्म भर दिया और पढ़ाई शुरू कर दी। अभी वो सेकेंड ईयर में थे कि मुमानी ने एक रोज अम्मी को फोन किया, आपा तुम्हारे बेटे को कैरियर बनाने के लिए कई साल चाहिए, मैं कब तक रहमा को बिठा कर रखूंगी? इसका रिश्ता एक बहुत अच्छे घराने से आ गया है, वो साहिब हैसियत लोग ने। लड़का डॉक्टर है, बाहर से पढ़कर आया है, खूबसूरत भी है। सोचती हूँ क्यों ना इसका अच्छा मुस्तकबिल बनने दूं। आपसे माजरत करने को फोन किया था। हम रहमा का रिश्ता इन लोगों को ही देंगे जो इसको जिंदगी की सब खुशियां दे सकते हैं, वो आप नहीं दे सकती। आपके बेटे को आप जैसे लोगों से रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। वालिदा के हाथ से रिसीवर छूट गया और वो बेसुध होकर कुर्सी पर बैठ गई। वालिद साहब आए, उनको बताया, वो भी शशित रह गए। ये क्या चंद दिनों में काया पलट हो गई। मुमानी के घर गए, जब आए तो मायूस थे। अम्मी से कहा, तुम्हारे भाई और भाभी ने तो मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। उनकी नीयत में बदलाव आ गया है। किसी दौलतमंद घराने का रिश्ता आया है तो उनकी हैसियत पर रेज गए हैं और हम मुझे साफ इनकार कर दिया है। अब हम मसरूर से क्या कहेंगे? कुछ दिन खामोशी रही। माँ बाप अंदर अंदर घुटते रहे। बेटे को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मसरूर ने रहमा को खुद फोन कर लिया। बोली, मेरा रिश्ता अम्मी अब्बू ने एक और जगह तय कर दिया है। पुप्पो और पुप्पा को बता दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। और हाँ, आइंदा मुझे फोन मत करना, अब मेरी जिंदगी किसी और के नाम हो चुकी है। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मसरूर के दिल पर जो गुजरी वही जानता है। वालिदैन इसको क्या हौसला देते। मेरा भाई खुद बहुत हौसले वाला था। दिल पर जो गुजरी सहेली। रहमा की शादी हो गई और वो दोबारा कॉलेज जाने लगा। खुद को किताबों में गुम कर दिया। LLB पास कर लिया, प्रैक्टिस शुरू कर दी। वालिदा ने कई बार कहा कि अब तुम भी शादी कर लो, तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढती हूँ। अभी नहीं माँ, पहले मुझे कामयाब वकील बनने दो। जब कोई लड़की अच्छी लगेगी तो शादी भी कर लूंगा। ये वक्त कैरियर बनाने का है, शादी करने का नहीं। गर्ज भाई ने खुद को वकालत में गुम कर दिया। एक दिन ऐसा मुकाम आ गया कि सब यासो हसरत एक धमाके में गर्द गुब्बार हो गई। मसरूर भाई अपने ऑफिस में बैठे थे। उनका ऑफिस वकला के दफातर में सबसे शानदार था। से पहर का वक्त था, किसी मौके को टाइम दे रखा था।
उसी का इंतजार कर रहे थे कि दफ्तर दरवाजा खुला और एक खातून अंदर दाखिल हुई और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। याददाश्त के चमन से गर्द गुब्बार छटा। आवाज सुनकर दिल चौंका। बरसों पहले जो एक कामनी सूरत अभी तक मन के सिंहासन पे बैठी थी याद आ गई। जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मसरूर, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूँ रहमा। जी नहीं। यकीन न आया कि गोश्त का थलथल करता पहाड़ वाकई वही हसीन नाजुक सी रहमा है। कब अफसोस मिलने लगा कि इस खूबसूरत गुले अंदाम को क्या हुआ। वो दम बखुद रह गए थे। रहमा ने खुद ही कहना शुरू किया, पता है तुम और तुम्हारे अम्मी अब्बू नाराज हैं, लेकिन ये सब किस्मत की बातें होती हैं। अब्बा जान का इंतकाल हो गया और साइमा का अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है। अम्मी उसके लिए बहुत फिक्रमंद है, शर्मिंदा है, खुद आने के बजाय मुझे भेजा है। तुम मेरी बात नहीं टालोगे। मैं ना सही, मेरी छोटी बहन सही, तुमने अभी तक शादी नहीं की और बहुत बड़े वकील बन गए हो। तुम्हारी बड़ी शोहरत है, उसकी शादी अभी तक क्यों नहीं की? मामूली घरों से तो बहुत रिश्ते आए, लेकिन अम्मी कहती हैं जब एक बेटी अमीर घराने की बहू बनी है तो छोटी का रिश्ता मामूली लोगों में कैसे कर दूं? तो क्या तुम अमीर आदमी से शादी करके बहुत खुश हो? हाँ क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश रखा है उन्होंने। देख नहीं रहे कैसी मोटी हो गई हूँ। अब तो माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। भाई ने कहा तुम्हारी बहन को छोटी बहन की नजर से देखा है, अब भी बहन जैसा समझता हूँ, इससे शादी नहीं कर सकता। अम्मी मेरी शादी एक मामूली घराने की लड़की से तय कर चुकी है और ये मेरी पसंद की शादी हो रही है। अपनी वालदा से मेरी तरफ से माजरत करना, क्या वैसा नहीं हो सकता? अच्छा मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि तुम मेरी बात नहीं ठुकराओगे। वही कहकर चली गई। मसरूर भाई ने घर आकर अम्मी को बताया और कहा आपसे माफी चाहता हूँ, अम्मी जान बहुत इंतजार कराया है, अब शादी कर लूंगा। एक दिन वालिद के एक दोस्त जो माशरे में मुअज्जिज और साहिब हैसियत थे 3 अफराद को लाए। भाई से कहा इनका केस आपको लड़ना है। ये एक अधेड़ उम्र उसकी बीवी और बेटी है। बेटी का नाम सोहा था, वह मुश्किल 9 साल की थी। माँ का नाम फरहत बीबी था। इस शख्स ने बताया इसका नाम रसूल बख्श है और बेटी का नाम सोहा है। कहने लगा हमारे खानदान में निकाह छोटी उम्र में कर देते हैं। सोहा का निकाह भी मैंने उस वक्त अपने साले के इशार पर इसके बेटे से कर दिया जब मेरी बच्ची अभी सिर्फ 9 साल की और गुलाम कादिर यानी मेरे साले का बेटा 18 साल का था। मैंने शर्त रखी थी सोहा की तब रुखसती दूंगा जब ये 15-16 साल की हो जाएगी। उन्होंने ये शर्त मान ली थी। मैं मुतमईन था, अपने मामे के घर जा रही थी। चलो वक्त से निकाह हो गया। छोटी बेटी का भी फर्ज अदा करना था। निकाह को कुछ ही माह गुजरे थे कि मेरे साले की बीवी मेरी बीवी के पास आई और कहने लगी गुलाम कादिर को सब्र नहीं है, कहता है निकाह हो गया है तो मामू से कहो रुखसती दे दें। मेरी घरवाली ने कहा भाभी ये मुमकिन नहीं है, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, रसूल बख्श कभी नहीं मानेगा। मुआहदा भी यही हुआ था, जब सोहा 15-16 बरस की हो जाएगी तभी रुखसती देंगे। सोहा की मामी चली गई। घर जाकर जवाब बता दिया। इसका खाविंद कहने लगा बात ठीक है, कुछ अरसे और सब्र कर लेते हैं, 6-8 माह गुजर जाने दो, फिर मैं खुद मन्नत करूंगा। ये वक्त गुलाम कादिर ने बामुश्किल गुजारा। दोबारा बाप से इसरार किया, अब जाकर बात करो। हमारे घर आया, मैं मौजूद नहीं था। सोहा की माँ से मिन्नत करने लगा कि सोहा की रुखसती दे दो ताकि वो अपनी मामी के घर के कामों में हाथ बटा सके। घरवाली ने कहा भाई मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सोहा अभी छोटी है, ये सर पर 2 घड़े पानी के भरे हुए नहीं उठा सकती। घरदारी का बोझ कैसे उठाएगी? गर्ज वो बहन की मिन्नतें करता रहा और मेरी बीवी उसकी मिन्नतें करती रही। अभी ये मुमकिन नहीं है, मेरा खाविंद नहीं मानेगा। वो इस वक्त तो मुंह लटका कर चला गया, लेकिन 2 दिन बाद खुद गुलाम कादिर आया और मेरी बीवी से इसरार किया कि फुप्पुई निकाह के बाद मनकूहा बीवी हो जाती है, तुम मेरी बीवी को रुखसत करके मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती ले जाऊंगा। इस पर सोहा की माँ को गुस्सा आ गया। बोली बात करने का ये कौन सा तरीका है? तुम जोर जबरदस्ती करके ले जाकर तो दिखाओ, वो लावारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। आइंदा ऐसी बात मुंह से निकाली तो दोबारा घर के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा। कादिर का जवान खून जोश मारने लगा। वो पुप्पी से बदतमीजी पर उतर आया, जिस पर उसने पास पड़ी सोटी उठा ली। इसका मारने का इरादा नहीं था, बस वैसे ही पकड़ ली थी कि इसको हया आ जाए, लेकिन वो बेहया हो गया। लकड़ी पुप्पी के हाथ से खींचकर इसकी कोहनी पर मार दी और बकता झिझकता घर से निकल गया और माँ बाप को उकसाया कि फुप्पी का इरादा बेटी को रुखसत करने का नहीं है बल्कि तलाक करवाने का है। मुझे सोटी से मारने चली थी, चलो अभी थाने चलकर इनकी रिपोर्ट लिखवाते हैं, कहीं ये निकाह फास्क कराने की सोच न रही हो। हालांकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सिर्फ ये चाहते थे कि बच्ची 16 साल की हो जाए तो रुखसती कर देंगे। वो किसी बाअसर आदमी को लेकर थाने चले गए। थानेदार मुझे मेरी बीवी और बेटी को बुलाने आ गया
और इंस्पेक्टर के सामने आप लोग चलकर बयान दें, वरना आपके खिलाफ पर्चा कट जाएगा। दरवाजे पर पुलिस वैन आई खड़ी थी। मोहल्ले वाले हैरान थे और मेरी इज्जत का सवाल था। छोटी को दादी के पास छोड़ा और उनके पास लेडी पुलिस भी थी। हमें वैन में बिठाकर ये थाने लेकर आ गए। इंस्पेक्टर साहब किसी और केस में मसरूफ थे। छोटे थानेदार को कहा कि इनको बराबर वाले कमरे में बिठा दो, मैं फारिग होकर बयान लेता हूँ। से पहर के गए, रात के 8 बज गए। मैंने कई बार छोटे थानेदार और हवालदार से भी कहा, साहब को कहो हमारी बात सुन ले ताकि हम घर जाएं। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। कहने लगे, सब्र करो, थोड़ी देर की बात है, हलचल मचाओगे तो और फंस जाओगे। मैं इज्जतदार आदमी, 7 बीवी बेटी, सो खामोश हो गया। दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे कि इंस्पेक्टर साहब फारिग हो गए। हवालदार ने मुझे कहा, अब अपनी घरवाली और बच्ची को पेश करो। उनको लेडी पुलिस बराबर वाले कमरे से ले आई और कुर्सियों पर इंस्पेक्टर साहब के सामने बिठा दिया। उसने कहा, हाँ भाई, तुम इस शरीफ आदमी के हवाले इसकी बीवी को क्यों नहीं करते हो? क्यों गुलाम कादिर की मनकूहा को अपने घर रोक कर रखा है? मैंने कहा, मुआहदा मेरे पास है, मेरी बच्ची का निकाह जरूर हुआ है, लेकिन वो अभी 10 साल की है। मैंने 16 साल की उम्र में रुखसती करने का वादा किया था। 15 की हो जाएगी तो रुखसती दे दूंगा। उससे पूछा, मुआहदा लाए हो? मैंने कागज जेब से निकाला और उनको पेश कर दिया। कहा, ठीक है, लेकिन लड़की का नकाब हटा दो, मैं देख लेता हूँ। वाकई छोटी उम्र है तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे गैरत मार रही थी, मगर आगे की मुश्किलात सोचकर मैंने बच्ची से कहा, सोहा, नकाब उठाकर साहब को चेहरा दिखा दो। बच्ची ने नकाब उठाया ही था कि फरिश्ता रहमत बनकर किसी काम से एहसान साहब वहां आ गए। मुझे देखकर हैरान हुए और अहवाल मालूम करने के बाद कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे आदमी हैं, इज्जतदार हैं, इनको एहतराम से मेरी गाड़ी में बिठा दो। मैं बाद में आकर बात करता हूँ। जो भी मामला होगा मैं इनकी पैरवी करूंगा। उनका एक रोक था। इंस्पेक्टर बेबस हो गया। यूं एहसान साहब हमें यहाँ लेकर आए हैं। चाहता हूँ कि इन तनसीख निकाह कर केस करके इन कमीनों से जान छुड़ा लूं। इस वक्त कम उम्री में शादी की मामलत का कानून पास नहीं हुआ था, लिहाजा भाई ने उनसे कहा, आप लोग एहसान साहब के मेहमान हो, बेफिक्र होकर रहो। अम्मी से कहा कि इनको एक कमरे में ठहरा लें, इनका केस मैं लड़ूंगा। रसूल बख्श ने बेटी की तनसीख का मुकदमा अदालत में दायर किया और केस मेरे भाई ने लड़ा। कुछ अरसे बाद तनसीख हो गई, जिसका लड़की के मामू और उसके बेटे को रंज था। साल बाद उन्होंने एक रोज सोहा के वालिद पर हमला कर दिया। वो शदीद जख्मी हो गया। एहसान साहब एक बार फिर मेरे भाई के पास आए, सोहा और उसकी माँ के साथ। इस दौरान बेचारा रसूल बख्श जो कुल्हाड़ी से मजरूफ हुआ था, अस्पताल में जाँ बहक हो गया। इन लोगों का कोई वारिस ना रहा। भाई मसरूर ने एक बड़ी कोठी खरीद ली थी, इसमें सर्वेंट क्वार्टर भी था। उन्होंने खतरा महसूस करते हुए सोहा, उसकी वालदा और छोटी बहन को सर्वेंट क्वार्टर में रख लिया। भाई मसरूर की कोशिशों से पुलिस गुलाम कादिर और उसके बाप को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। इन पर केस चला और वो जेल चले गए। वक्त गुजरता रहा। सोहा, उसकी माँ, छोटी बहन अभी तक हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी। सोहा की वालदा अम्मी का कामों में हाथ बटा दिया करती। इन लोगों की काफी जमीन थी जो देखभाल न होने की वजह से बंजर हो गई थी। भाई ने वो भी रिश्तेदारों से वागदा करवा ली थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। सोहा 17 बरस की हो गई। इसकी माँ अम्मी से मिन्नतें करती थी कि आप इसकी शादी करा दें, हमारे दुश्मन बहुत हैं और मुखलिस दोस्त कोई नहीं। अम्मी बार बार यही बात भाई मसरूर से कहती कि ये गांव के लोग जरूर हैं, मगर मामूली नहीं हैं, बस पुराने रस्म रिवाज के मारे हुए हैं। इनकी जमीन होते हुए ये इस हाल में है, इनकी मदद करना चाहिए। मैंने सोहा को देखा। वो अब एक खूबसूरत दोशीजा का रूप धार चुकी थी। 6 क्लासें पढ़ी थी। मेरे दिल ने कहा, अगर भाई मसरूर मान जाए तो ये लड़की बुरी नहीं, खूबसूरत होने के साथ सुघड़ और नेक है। माँ भी नेक और शरीफ औरत है। डरते डरते माँ के कान में ये बात डाली कि ये लड़की और इसकी माँ आपकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखती। इतने सालों से उनको देख परख लिया है। अगर सोहा से भाई शादी पर राजी हो जाए, कम से कम आपका बुढ़ापा तो महफूज हो जाएगा। कहने लगी, बेटी वह बहुत पैसे वाला हो गया है और ये उसकी नजर में मामूली लोग ही होंगे। कहते हैं जब इंसान तदबीर कर रहा होता है तब तकदीर हंस रही होती है। हमने जिस बात को नामुमकिन समझा था, अल्लाह ताला ने बता दिया। अगर मैं चाहूँ तो दिलों को नरम गुदार कर दूं। अम्मी जिस बात को कहने से डर रही थी, मैंने हिम्मत करके मसरूर भाई से कह दी, भाईजान आखिर कब शादी करेंगे? अम्मी अब बीमार रहने लगी हैं। अब्बा इस दुनिया से यही हसरत दिल में लेकर चले गए हैं। अब तो आप एक बड़े वकील बन गए हैं, दौलत की भी कमी नहीं रही। अम्मी की आरज़ू पूरी कर दे। कहने लगे, अम्मी से कहो जिस लड़की को पसंद करे मेरी शादी कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कोई बहुत पढ़ी लिखी या नए जमाने के आदाब से वाकिफ लड़की चाहते हैं, किसी बस्ती वाले घर से रिश्ता ढूंढे, नहीं ऐसी लड़की जो मेरी माँ का ख्याल रखे।
घर में हम सब के लिए बायस सकून हो, गरीब आला तालीम याफ्ता हो ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे और अम्मी को सकून पहुंचाने वाली हो, नेक उतवार हो और बस। फिर तो आप सोहा से शादी कर ले। जब से ये लोग यहाँ रह रहे हैं अम्मी को सकून है। बहुत अच्छी आदत के लोग हैं, मामूली हैं तो क्या हुआ, ये लोग मामूली नहीं है। सोहा का बाप एक जमींदार था, वो बहुत शरीफ आदमी था। बदकिस्मती ये कि जमीन को आबाद करने के वसाइल उनके पास ना थे। 2 नंबरी नहीं जानता था। उसने मेरे हाथ में दम दिया, मरने से पहले उसके लबों पर आखिरी अल्फाज थे, वकील साहब मेरी बच्चियों का ख्याल रखना। आज तुमने जो बात कही है 1-2 बार मेरे जहन में भी आई थी। अम्मी की खफगी की वजह से नहीं कहा। तुम अम्मी को बता दो मुझे सोहा से इस शर्त पर शादी मंजूर है, अगर उसको कोई एतराज ना हो। इसकी रजामंदी लाजमी है, वरना मैं इसके और इसके बहन के लिए कोई ना कोई रिश्ता ढूंढ लूंगा। मैंने अम्मी को बताया, उन्होंने भी खूब सोच लिया था। सोहा ही को बहू बनाना मंजूर कर लिया। इस तरह भाई ने इस लड़की से शादी कर ली जिसका अब दुनिया में कोई वारिस नहीं था। वो और उसकी माँ ने भी इस रिश्ते को बहुत खुशी से कबूल किया था। मेरे भाई ने एक साधारण लड़की को इज्जत की जिंदगी देकर खुद भी पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी गुजारी और उनके बच्चों ने आला तालीम पाई, क्योंकि माँ शरीफ नेक तबा घर और खाविन से मुखलिस थी। अल्लाह ताला ऐसी आजमाइश किसी पर न डाले जैसी इन लोगों पर आई थी।